गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको 2019 का सेट बी का रसायन विज्ञान का खंड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। रसायन विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 2019 का सेट बी का पेपर है ये। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक अपचेत हो रहा है? इसमें वर्ड है अपचेत। उससे पहले वाला जो देखा था उसमें था उपचेत। उपचेत और अपचेत में फ़र्क है। जब अपचेत पूछेगा तो किस में से ऑक्सीजन हट रही है? अब देखो इस रिएक्शन में दे रखा है क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर प्लस H2O बन गया। जब ये CuO जो CuO है किस में कन्वर्ट हो गया? Cu में। तो इसमें से ऑक्सीजन हट रही है, तो इसमें से ये अपचेत हो रहा है। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का बन गया H2O, इसमें ऑक्सीजन लग रही है, तो ये क्या हुआ? उपचेत। ये उपचेत हुआ और ये पहले वाला अपचेत हुआ। आपके पास 3 विलयन है ABC और उनका pH दे रखा है। पहले का pH 3, दूसरे का 7, तीसरे का 9। आपको पता है जो 7 वाला होता है वो उदासीन होता है, 7 नंबर उदासीन के लिए है, और 7 से कम आपका कैसे हो जाएंगे? अम्ल, और 7 से ज़्यादा वाले सार। तो इसने पूछा इनमें से कौन सा विलयन सार है? तो C जिसका pH 9 है, ये क्या है? सार है। अगला है एक तत्व है M और वो सूत्र बनाता है MCl2। अगर MCl2 बनाएगा तो इसकी संयोजकता 2 देखो। ऐसा तत्व ढूंढना है जिसकी संयोजकता 2 हो। तो मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होती है। इसे अगर आप बांटोगे 12 को तो ऐसे, तो इसकी संयोजकता कितनी आएगी? 2। तो ये आराम से MgCl2 बना लेगा, ऐसे MgCl2। तो इसका आंसर क्या आएगा? Mg। M के प्लेस पर Mg आ सकता है। इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें दो आयनिक यौगिक क्रिया करके आयनों का आदान प्रदान करते हैं। अब आयनिक यौगिक होते हैं जो आयनों से मिलकर बने हों, और जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, क्रिया करेंगे, तो आयनों का आदान प्रदान, एक दूसरे को आयन दे देंगे। जैसे BaCl2 ने BaNa के पास चला जाएगा और NaCl के पास, आपस में ये Na यहाँ चला जाएगा और Ba यहाँ आ जाएगा। आदान प्रदान करने के बाद क्या बन गया? बेरियम सल्फेट और NaCl। आपको एक उदाहरण देना है, इसमें आपने ये रिएक्शन लिख के दिखानी है। जब बेरियम क्लोराइड का विलयन हम सोडियम सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो बेरियम सल्फेट के क्या बनते हैं? सफ़ेद रंग के अवशेप बनते हैं। अवशेप मीन्स ऐसा पदार्थ जो पानी में घुलनशील ना हो। तो बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में उसमें पाया जाएगा। किसमें? NaCl के सॉल्यूशन में। NaCl के विलयन में हम बेरियम सल्फेट के सफ़ेद रंग के अवशेप देखेंगे। और जब ये आ जाता है ना अवशेप कैसे बनते हैं, उसकी एक उदाहरण देकर समझाओ, तो इसमें ये वाला हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये वाला उदाहरण दिया जा सकता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? अब विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। ये है विरंजक चूर्ण। इसकी निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण लिखो। अब ये कैसे बनता है? विरंजक चूर्ण की निर्माण विधि कैसे होगी? हम सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे CaOH2 और उसमें से क्लोरीन गैस पास करेंगे। उसके ऊपर से जब क्लोरीन गैस गुजरेगी ना, तो क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण बनेगा CaOCl2। S ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये ठोस अवस्था में बनेगा। प्लस में H2OL, L मीन्स लिक्विड। जो ब्रैकेट में डाले हुए हैं ये S मीन्स ठोस, G मीन्स गैस। देखो ये गैस अवस्था है G, इसमें S ठोस अवस्था, द्रव अवस्था। एक्वस मीन्स विलयन अवस्था, विलयन मीन्स इसमें घुली हुई अवस्था में है। अब क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण किस प्रकार से परिवर्तित होता है? आवर्त सारणी में अगर हम बाईं से दाईं ओर जाएं तो धात्विक गुण घटता है। तुम्हें पता है बाईं ओर आवर्त सारणी में धातु है और दाईं ओर क्या है? अधातु। तो धातु से अधातु की तरफ बढ़ते हैं, धात्विक गुण घटता रहेगा और अधात्विक गुण बढ़ता रहेगा। नाभिक तुम्हें पता है ऐसा होता है जो दिखा रखा है, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। परमाणु में बीच में नाभिक होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परंतु कक्षों की संख्या उतनी ही रहती है। जब हम किसी आवर्त में
बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, परंतु कक्षों की संख्या उतनी ही रहती है। परिणाम स्वरूप नाभिक और बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे उन इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता कम हो जाती है, तो धात्विक गुण क्या होगा, घट जाएगा। कैसे? अब एक उदाहरण देखो, अगर हम तीसरे वाले पीरियड की बात करें, थर्ड पीरियड में आपने देखा है Na है, Na के बाद मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। इस तरह से ये थर्ड पीरियड कैसे कह रही हूँ मैं, इसमें 3 कोश हैं, देखो KLm। Na का परमाणु संख्या 11 होती है, 2 8 1। मैग्नीशियम की 12 होती है, 2 8 2। जिसमें 3 कोश हैं, तो कौन से पीरियड में मिलेगा, तीसरे पीरियड में मिलेगा। तीसरा पीरियड मीन्स जो ऐसे क्षैतिज पैरेलल जो लाइनें गई हुई हैं, आप आधुनिक आवर्त सारणी में देखना, उसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन कौन से मिलेगा, तीसरे पीरियड में। हर एक में 3-3 कोष भरे हुए हैं। अब इसमें M में 1, इसमें M में 2, ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते रही है। इसमें M में 3 इलेक्ट्रॉन, अगले में M में 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन में 14 नंबर होता है। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लग रही है। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती रहती है, और नाभिक में जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने प्रोटॉन भी तो बढ़ेंगे। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ रही है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम सेल, सेम बाह्यतम कोश M है, इसमें भी M, इसमें भी M बाह्यतम कोश। तो जो बाह्यतम कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है और प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में बढ़ रही है, जिससे आकर्षण बल बढ़ जाएगा और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता तो वो क्या होगा, उसका धात्विक गुण घटेगा, क्योंकि धातु वही होते हैं, ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे वो धातु होते हैं, और जब आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले वो अधातु होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे तो उनका धात्विक गुण कम होता चला जाएगा और अधात्विक गुण बढ़ता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के अम्लों से अभिकर्णीय करने से क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। अब धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करें, धातु आप कोई भी ले लो, इसने जिंक का उदाहरण लिया है, जिंक है और अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोराइड। अगर हम इसमें रिएक्शन करवाए तो क्या बन जाएगा, ZnCl2, एक लवण बना जिसका नाम है ZnCl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। इसे एरो से भी दिखा देते हैं, गैस में से उड़ती है ना, H2G, इसे ब्रैकेट में G से दिखाओ या एरो दिखा दो ऊपर की तरफ कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है तथा लवण बनता है, जैसे Zn प्लस HCl क्या बन गया, ZnCl2 प्लस H2। आप इसको आयरन के साथ भी दिखा सकते हो, आयरन भी तो एक धातु है। आयरन जब HCl, लोहा जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, FeCl2 प्लस में H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और लवण बनेगा। इस तरह से जैसे इसमें जिंक क्लोराइड बन रहा है, इसी तरह इसमें FeCl2 बन रहा है। जिंक धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड तथा क्या निकालती है, हाइड्रोजन गैस। इस प्रक्रम में कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अगला क्वेश्चन है कि सक्रियता श्रेणी का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अब इस सक्रियता श्रेणी क्या होती है, जो धातु होती है ना, कौन ज़्यादा सक्रिय है, कौन ज़्यादा रिएक्शन करेगी दूसरे के साथ, कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अगर हम अब ये धातु देखें, पूरी ये रिएक्शन आपने याद करनी है, पूरी ये टेबल। पहले पोटासियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है सोडियम से, सोडियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है कैल्शियम से, कैल्शियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है मैग्नीशियम से। इस तरह से अपनी एक खड़ी टेबल पूरी जो है ना याद करनी है, KNaCl, Mg, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, इनके सिंबल भी याद करने हैं। हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एक लाइन में ऐसे ही याद करने हैं। हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो टेबल है, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर जितनी है ये सारी ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और हाइड्रोजन से नीचे वाली कम अभिक्रियाशील धातु हैं। ये जो दिखा रखे है ये घटती हुए क्रम में दिखा रखे है, घटती हुई रासायनिक अभिक्रिया मीन्स पोटासियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करेगा सोडियम से ज़्यादा, और सोडियम कैल्शियम से ज़्यादा अभिक्रिया करेगा। इस तरह घटती हुई अवस्था में दिखा रखे हैं, ये आपने सारा याद करना है। इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं तथा हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं क्या होती है, कम क्रियाशील होती हैं।
ये कम क्रिया करती हैं हाइड्रोजन से नीचे वाली, और हाइड्रोजन से ऊपर वाली ज़्यादा क्रियाशील हैं। इस तरह से आपने ये पूरी टेबल याद करनी है। इसे बोलते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ये आपके जो धातु है, धातु का चैप्टर ना उसमें दी हुई है, इसे अच्छी तरह से लर्न करके लिख के देख के याद करना बेटा, ठीक है।